डाइजेस्टिव सिस्टम का एक जो थोड़ा सा ओवरव्यू अगर हम करें, सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आता है ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, नीचे से हमने स्टार्ट करना। मैंने सबसे पहले आपके यहाँ पर डेफिनेशन दी है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं कि इसको, इसका दूसरा नाम हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक है, और ये करती क्या है, हमारे लिए फूड को तैयार करती है या फूड को एब्जॉर्ब करती है या फूड को डाइजेस्ट करती है। तो ये पहले तीन लाइनें हमें करनी है। एलिमेंट्री कैनाल बिगिन कहाँ से होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, फिर थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस और बाद में एनएस पे जाके एंड हो जाती है। ये भी हमारे पास क्या आता है, कैंसिल आता है। एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, वो बिगिन कहाँ से होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो ऐसा ऐसा करता है कि बेसिकली वो फूड को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, और बाद में हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मेन चीज हमारी ये थी, डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल बिगिन कहाँ से होती है, माउथ से, और ऐसा ऐसा थोरैक्स से गुजरती है, एब्डोमेन से गुजरती है, और एंड हो जाती है एनस के ऊपर। बस ये दो लाइनें इसमें से करनी है। ठीक है, ये दो लाइनें कर ली। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे, ये मैंने जनरल स्ट्रक्चर दिया हुआ एलिमेंट्री कैनाल का। इसमें हम जब ये वाला पढ़ेंगे ना, तो फिर ये इसको साथ देखेंगे। इसमें वैसे आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, सबसे ऊपर वाली लेयर उसका नाम है म्यूकोसा। उसके बाद आती है सब म्यूकोसा। उसके बाद आती है सर्कुलर मसल लेयर। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। उसके बाद है पेरिटोनियम। ठीक है, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे येलो येलो कलर के हैं ना, ये प्लेक्सिस हैं, माइंट्रिक प्लेक्सिस और सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। हमने फर्स्ट चैप्टर में प्लेक्सिस पढ़े थे। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास ना, ये मैंने थोड़ा सा बताया है कि ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज होती हैं वो कितने ग्रुप्स में मतलब डिवाइड की गई हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन मतलब कि हमने फूड को किस तरह से अंदर लेके जाना है। ठीक है, ईटिंग ड्रिंकिंग ये सारी हमारी इंजेशन होती है। इंजेशन के बाद हमारे पास आता है प्रोपलियम। प्रोपलियम होता है कि आप फूड के कंटेंट को मिक्स किस तरह से करते हो। ठीक है, और वो किस तरह से मूव करता है, एलिमेंट्री के नाल के आगे जाता है। डाइजेशन होता है कि आपने ब्रेक डाउन करनी होती है। दो तरह की ब्रेक डाउन होती है, एक मैकेनिकल ब्रेक डाउन है और एक हमारे पास केमिकल ब्रेक डाउन है। मैकेनिकल ब्रेक डाउन के मतलब हम मुंह के साथ जो है वो च्यू करते हैं, और केमिकल ब्रेक डाउन के हमारी जो सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन आ जाता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो फूड होता है, जो डाइजेस्ट हो चुका होता है, उसने फिर आगे जाके एब्जॉर्ब होना होता है एलिमेंट्री के नाल के अंदर, वहाँ पे कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब होना होता है। एलिमिनेशन में क्या आता है कि जो फूड हमने खा लिया होता है, जो एब्जॉर्ब हो चुका होता है, अच्छा मटेरियल मिल गया होता है, बुरा मटेरियल वेस्ट हो चुका होता है, उसने बाद में एलिमिनेट होना होता है। एलिमिनेट उसने कहाँ से आना था, एनएस के थ्रू जो है वो फीसिस की फॉर्म में, जिसको हम प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन कहते हैं, तो उस फॉर्म में जो है ना वो क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, बस इतना करना है याद। हमने क्या याद करना है इसमें से, 5 मेन हेडिंग याद करनी है। इंजेशन की, प्रोपलियन की, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन होती है और फिर एलिमिनेशन होती है। ठीक है, इंजेक्शन होती है, फिर हमारे पास वो मिक्स होता है, प्रोपलियन होती है, फिर हमारे पास डाइजेशन होती है, फिर हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो गई, और फिर आपका फूड जो है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, बस ये 5 हेडिंग्स यहाँ से याद करनी है, फिर इसके अलावा कुछ नहीं करना। अपना पेज, तो बाद हमारे पास आता है ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है, उसमें सबसे पहले आपके पास आता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम हमारे पास आता है जीआई ट्रैक, भी हम इसे कहते हैं। 30 फुट की ये होती है। ठीक है, 30 फुट की इसकी कैलो लेंथ होती है, 30 फुट की ये होती है। देखो, हम जे ट्रैक भी कहते हैं। ये एक लॉन्ग ट्यूब है विच फूड पासेस, मतलब जो कि फूड को क्या करती है, पास आउट करने में हेल्प आउट करती है। और ये शुरू कहाँ से होती है जी, ये माउथ से स्टार्ट होती है और टर्मिनेट कहाँ पे होती है, इनस के ऊपर एंड होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्गन्स होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स जो हैं या प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से, तो आपने क्या लिखना है, माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ठीक है, मतलब ऊपर से लेके ना नीचे तक, ये हमारे पास सारे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, जीआई ट्रैक को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं।
यहाँ से फूड जो होता है वो पास आउट करता है। और डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से हैं? माउथ, फेरेंक्स, एसोफेगस, टमी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स मतलब कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह के ग्लैंड्स हैं जो कि अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, कुछ इस तरह के ऑर्गन हैं जहाँ से सिक्रीशन जो होती है ना वो सिक्रीट होती है, जैसे कि हमें पता है कि स्टमक से जो है ना वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो आपके पास जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, 3 पेयर्स हैं, हम पेयर्स के नाम आगे पढ़ेंगे। 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। उसके बाद पेंक्रियाज आ जाता है और लीवर आ जाता है। ये 3 चीजें हमारे पास एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। अब इस पेज में से हमने क्या पढ़ा है? इस पेज में से हमने पढ़ा है, एक के ऊपर डायग्राम हमने देखी है फिगर 12.2, जिसके अंदर से हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखा। उसके बाद हमने बस ये 5 जो थे वो एक्टिविटीज, 5 एक्टिविटीज जो है वो पढ़ी हैं। ठीक है, इसमें से हमने ये करनी है। और इसके अलावा हमने एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, इसका काम क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, ये पढ़ा हमने। और एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, बस ये जो है ना वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, ये पेज हमारा कवर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पेज करें तो हमारे पास क्या आता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हमने जो पीछे वाले पेज पे डेफिनेशन वो देखी है ना, ये स्ट्रक्चर देखा है, मैंने फिगर 12.2 पे बनाया हुआ है। ये जनरल स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल का, ये हमने जहन में रखते हुए हमने ये वाली चीज को जो है ना वो रीड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला हुआ है कि द लेयर्स ऑफ द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फॉलो अ कंसिस्टेंट पैटर्न फ्रॉम इसोफेगस ऑनवर्ड। मतलब ठीक है, जो इसोफेगस ऑनवर्ड जाते जाओ ना तो एलिमेंट्री कैनाल का ना एक पैटर्न होता है। ठीक है, हमने जो इसको पढ़ना स्टार्ट करना बेसिकली वो यहाँ से करना है। दी वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ऊपर वाला सारा फजूल है, आपने यहाँ से जो है ना वो पढ़ना स्टार्ट करना है। इसको क्रॉस लगा दें। द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दी वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हमारे पास सिर्फ 4 तरह की टिश्यू से बनी होती है। एक आपके पास एडवेंटिशिया है, जैसे हम सिरोसा कहते हैं। उसके बाद मसल लेयर आ जाती है। उसके बाद सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। ठीक है, अगर हम ऊपर डायग्राम में देखें तो हमने यही पढ़े थे, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर, और लास्ट पे आपके पास पेरिटोनियम आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास वही है, म्यूकोजा है, सिरोसा है, मसल लेयर है, सब म्यूकोजा है और म्यूकोजा है। ठीक है, तो हमने इसके साथ जो है ना ये म्यूकोजा, सब म्यूकोजा है, मस्कुलर लेयर है और एडवेंटिशिया या पेरिटोनियम है। ठीक है, अब सबसे बड़ी लेयर जिसको हम एडवेंटिशिया यहाँ पर, ये हमने सिर्फ वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल की जो 4 लेयर्स हैं इनके नाम करने हैं, बस ये ऊपर वाला हमने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद एडवेंटिशिया एंड सिरोसा आ जाता है। एडवेंटिशिया और सिरोसा हमारे पास सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है। इसके अंदर आपके पास लूज फाइब्रस टिश्यू होते हैं। ठीक है, और द ऑर्गन्स आर कवर्ड बाय सीरस मेम्ब्रेन जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, हमने 2 तरह की चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं कि हमारे पास जो सिरोसा होती है ना ये सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है। ठीक है, इसके अंदर लूज फाइब्रस टिश्यू होते हैं और जो इसकी आउटर लेयर होती है उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। बस, पेरिटोनियम की उन्होंने थोड़ी सी कैलो डिस्क्रिप्शन दी है कि पेरिटोनियम आपके पास एक लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है हमारी बॉडी की। पेरिटोनियम सबसे बड़ी सीरस मेम्ब्रेन है। ठीक है, इट इज अ क्लोज सैक कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड। ये एक क्लोज सैक होता है, उसके अंदर सीरस फ्लूइड होता है। सीरस मेम्ब्रेन है तो सीरस फ्लूइड ही होगा। within the abdominal cavity it is richly supplied with blood and lymph vessels। ठीक है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। ठीक है, और ये एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो एब्डोमेन के अंदर इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना करें। ठीक है, और इसकी 2 लेयर्स होती हैं। जो काम की बात है ना वो ये है, अगर आपको पेरिटोनियम आता है तो आपने याद कर रखना है पेरिटोनियम लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है। ठीक है, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है जिसके अंदर सीरस फ्लूइड है, एक बात। दूसरी बात, इसकी 2 लेयर्स होती हैं, पैराइटल पेरिटोनियम जो कि एब्डोमिनल वॉल के साथ साथ होगी, और विजरल पेरिटोनियम जो कि ऑर्गन्स को कवर करेगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो उन्होंने शायद पैराइटल और विजरल जो है ना लेयर बनाई हो। पैराइटल पेरिटोनियम हमारे पास कौन सी होती है? जो कि बाहर वाली होती है, मतलब जो आपके पास कवर करती है एब्डोमिनल वॉल को। विजरल पेरिटोनियम विजरास को कवर करती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना तो ये देखिए, ये हमारे पास ये जो बाहर वाली है ना ये वाली, ये पैराइटल पेरिटोनियम है जो कि एब्डोमिनल वॉल को कवर कर रही है। और ये जो अंदर वाली है ना जो ऑर्गन्स को कवर कर रही है उसे हम कहते हैं विजरल पेरिटोनियम। ठीक है, ये नजर आ रही है ना, ये जैसे ये ऑर्गन को कवर कर रही है ना, ये ऑर्गन को कवर कर रही है, ये विजरल पेरिटोनियम है। और ये जो बाहर एब्डोमिनल वॉल को कवर कर रही होती है उसे हम कहते हैं पैराइटल पेरिटोनियम।
ठीक है, ये अब्डोमिनल वॉल को कवर कर रही है, ये आपके पास पैराइटल पेरिटोनियम है। और ये जो ऑर्गन्स डिफरेंट बने हैं, स्टमक है, ये पैंक्रियाज है, ये ऑर्गन्स को जो कवर कर रही होती है उन्हें हम कहते हैं विजरल पेरिटोनियम। ठीक है, तो पेरिटोनियम दो तरह से, पैराइटल पेरिटोनियम, विजरल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम हमने पढ़ा एब्डोमिनल वॉल को जो है वो लाई करती है। द टू लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम एंड क्लोज कॉन्टैक्ट एंड फ्रिक्शन बिटवीन देम इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सीरस। मतलब आपको कहते हैं कि जो हमारे पास लेयर्स होती है ना, जो पेरिटोनियम की लेयर्स, ये इस तरह से साथ साथ जा रही होती है, इनके दरमियान अल्लाह ताला ने सीरस फ्लूइड रखा हुआ है ताकि उनके दरमियान फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, और जो सीरस फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय द पेरिटोनियल सेल्स, thus the peritoneal cavity is only a potential cavity. A similar arrangement is seen in the membrane covering the lungs, the pleura। वो कहते हैं प्लूरा में भी इस तरह से जो मेम्ब्रेन जा रही है तो इनके अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है जी, बस इतना ही आपने करना है, इसके अलावा इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। इस पे ये पेज हमारा खत्म हो गया था, इस पेज को हम ओवर भी कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको कहा ये शुरू से लेके यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने की। हमने कहाँ से पढ़ना है, द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल की जो चार लेयर्स हैं वो आपने पढ़नी है, याद करनी है। चार लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, पेरिटोनियम जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसकी जो दो लेयर्स हैं वो कौन सी हैं, ठीक है, और इसके दरमियान होता क्या, सीरस फ्लूइड होता है। बस ये स्पीड में से हमने इतना ही करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ये स्टार्ट में डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, इसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें से ना कुछ एमसीक्यूज वगैरह आ जाते होते हैं। उन्होंने पेरिटोनियम की अरेंजमेंट दी हुई है कि पेरिटोनियम किस तरह से कवर कर रही होती है। पेरिटोनियम के अंदर सारे ऑर्गन्स होते हैं वो इनवेजिनेटेड होते हैं। ठीक है, मतलब सारे उसमें ब्रेन के अंदर घुसे हुए होते हैं, कह लो बिहाइंड अबव हर जगह से ऑर्गन्स आ रहे होते हैं। तो दिस मीन्स डैट, ये जो चीज है ना, यहाँ से आपने इसको अच्छे से करना है कि पेल्विक ऑर्गन्स आर कवर्ड ऑन देयर सुपीरियर सरफेस। कि ना पेरिटोनियल इस तरह से अरेंजमेंट बनाती है कि जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं ना, यूट्रस वगैरह ये चीजें, इनकी सिर्फ सुपीरियर सरफेस कवर होती है। ठीक है, पेल्विक ऑर्गन जो होते हैं, ये देखिए जैसे ये पेल्विक ऑर्गन है ना, तो इसकी सिर्फ जो ऊपर वाली लेयर होगी ना वो कवर्ड होगी, नीचे से कुछ भी कवर नहीं है। ये मतलब यहाँ से कवर नहीं है, यहाँ से कवर नहीं है, बस ऊपर वाली लेयर। ठीक है, पेल्विक ऑर्गन्स आर कवर्ड ऑन देयर सुपीरियर surface. The stomach and intestine, deeply invaginated from behind, are almost surrounded by peritoneum and have a double fold, the mesentery, that attach them to the posterior abdominal wall। अब वो कहते हैं हमारे पास के ना जो स्टमक और इंटेस्टाइन होती है, जैसे स्टमक अगर हम, ये स्टमक है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई हुई है उन्होंने। तो स्टमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये कहते हैं डीपली इमेजिनेटेड होते हैं और दोनों साइड से कवर होते हैं। ठीक है, एक मेजेंट्री टाइप बना देते हैं, मतलब एक डबल लेयर बना देते हैं कि वो पेरिटोनियम से भी कवर होते हैं। ठीक है, और दोनों तरफ से कवर होते हैं, जिसे हम मेजेंट्री कहते हैं कि ये चीज दोनों तरफ से कवर है, स्टमक भी और स्मॉल इंटेस्टाइन भी। उसके बाद देखिए आपके पास पेंक्रियास, स्प्लीन, किडनी और एड्रिनल ग्लैंड, चार चीजें। पेंक्रियास, स्प्लीन, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, ये इन्वेजिनेटेड फ्रॉम बिहाइंड बट ओनली देयर anterior surface are covered and therefore called retroperitoneal। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल हमने क्या पढ़ा, जो पेंक्रियाज है, जो स्प्लीन है, जो किडनी है, और किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये सारे एंटीरियर सरफेस से बस कवर्ड होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे ये पेंक्रियाज जैसे बनाया है, ये देखिए पेंक्रियाज है ना, इसकी तरफ एंटीरियर सरफेस जो है ना, सामने वाली सरफेस कवर्ड है। इस तरह से स्प्लीन भी, जो किडनी होती है, जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, उनकी सिर्फ एंटीरियर सरफेस कवर होती है, इसे हम कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। वो पीछे से आ रहे होते हैं, ठीक है, वो इन्वेजिनेट किए होते हैं बिहाइंड से, पीछे से जो है ना वो इन्वेजिनेट करते हैं, हम इसे कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, लाई बिहाइंड द पेरिटोनियल। ठीक है, और जो हमारे पास लीवर होता है, लीवर इज इमेजिनेटेड फ्रॉम अबव, लीवर ऊपर से इमेजिनेट करता है, एंड इज ऑलमोस्ट completely covered by peritoneum which attached it to the inferior surface of the diaphragm। लीवर ऊपर से इमेजिनेट करता है, उसकी inferior surface जो होती है ना वो पेरिटोनियम के साथ जो है वो अटैच हुई होती है। मेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स pass close to the posterior abdominal wall and send branches to the organ between folds। ये इंपॉर्टेंट जो चीजें आपने याद रखनी है, जो pelvic organs हैं उनकी सुपीरियर सरफेस कवर होगी। ठीक है, जो स्टमक और इंटेस्टाइन है वो हमारे पास डीपली इन्वेजिनेटेड होंगे, मेजेंट्री बनाएंगे। पैंक्रियास, स्प्लीन, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, ये रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, यानी बिहाइंड द पेरिटोनियम घुसते हैं, उनके पास इंटीरियर सरफेस कवर होती है। और जो लीवर होता है वो अबव, इमेजिनेटेड फ्रॉम अबव, और उसकी जो होती है वो सिर्फ इंफीरियर सरफेस
ऑफ द डायफ्राम के साथ जो है ना वो अटैच होता है। ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 पॉइंट्स जो है ना वो इसमें से हमने अच्छे से करने हैं कि कौन कहाँ से जो है ना वो घुसता है और उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स कर लिए। अब हमारे पास हमने सबने पोजा हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे जो हमने सबने एडवेंटिशिया या सिरोसा की लेयर शुरू की हुई थी, ये पहली लेयर एडवेंटिशिया और सिरोसा जो आउटर कवरिंग थी, इसमें हमने पेरिटोनियम पढ़ लिया। ठीक है, और पेरिटोनियम की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ ली। ये हमारे पास पहली लेयर कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट लेयर आपके पास मसल लेयर आती है कि मसल लेयर हमने पढ़ा भी हुआ है कि 2 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स थे, उसके अंदर डायग्राम के अंदर भी हमें नजर आ रहे थे यहाँ पे कि ना मसल लेयर जो थी वो 2 तरह की है, एक सर्कुलर मसल लेयर है और एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर है। ठीक है, एक लंबी लंबी जा रही है और एक सर्कुलर है। तो मसल लेयर में हमने यही लिखना है कि मसल लेयर जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक आपके पास जो होती है वो सर्कुलर मसल्स होते हैं, ठीक है, और एक लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। Between the two muscles layer a blood vessel, lymph vessel and a plexus of sympathetic and parasympathetic mesenteric plexus। यानी मैंने कहा है कि आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे मसल्स की 2 लेयर होती हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर माइंट्रिक प्लेक्सस होते हैं। माइंट्रिक हम किस तरह से कहते हैं क्योंकि वो मसल्स के ऊपर है। या दी नर्व सप्लाई दैट adjacent स्मूथ मसल्स, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल लेयर्स, उनकी वजह से क्या होता है, जो कंटेंट होता है वो आगे की तरफ मूव करता है, इसे हम कहते हैं पेरिस्टोलिसिस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, रिलैक्सेशन की वजह से जितना भी कंटेंट होता है वो आगे को मूव करता है, इसे हम कहते हैं पेरिस्टोलिसिस। उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन आल्सो मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव जूस। ऑनवर्ड मूवमेंट जो होती है वो स्फिंक्टर्स होते हैं प्रॉपर, जो कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कितना जो है ना वो फूड आगे जाना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जो होती है स्फिंक्टर्स की, उसकी वजह से फूड आगे को मूव करता है। वेल्व्स भी होते हैं जो कि आपको क्या करते हैं, बैक फ्लो को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। दिस कंट्रोल अलाउ द टाइम फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, बस मसल लेयर में जो इम्पोर्टेंट बात थी वो क्या थी कि हमारे पास 2 तरह की मसल्स लेयर है। ठीक है, एक आपके पास सर्कुलर मसल्स लेयर और एक आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। तीसरी चीज हमने पढ़ी इसके अंदर माइंट्रिक प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, चौथी चीज हमने पढ़ी कि पेरिस्टोलिसिस के थ्रू फूड मूव करता है। पांचवी चीज हमने पढ़ी इसके अंदर स्फिंक्टर्स होते हैं और वेल्व भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज हमारे पास क्या होगी, इंपॉर्टेंट चीजों में से। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास जो चीज आती है तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज आती है, अगर हम देखें तो म्यूकोजा, लेयर ऑफ टिश्यूज अगर हम बात करें, लेयर ऑफ टिश्यूज में आपके पास सब म्यूकोजा रहती है। मसल लेयर भी हो गया, अब सब म्यूकोजा। ठीक है, आगे आपके पास सब म्यूकोजा की लेयर आ जाती है। सब म्यूकोजा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इधर हम दोबारा देख लेते हैं। सब म्यूकोजा ये है जी, सब म्यूकोजा। ठीक है, ये सब म्यूकोजा की लेयर है, मसल लेयर के ऊपर वाली जो लेयर है ये सब म्यूकोजा। तो सब म्यूकोजा के अंदर आपने क्या पढ़ना है, सब म्यूकोजा जो होती है वो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, एक बात, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसकी बनी होती है। इसके अंदर कोलेजन होता है और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ब्लड वेसल, नर्व, सारा कुछ होता है। इसके अंदर जो प्लेक्सिस होंगे उन्हें हम कहेंगे सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। जो मसल्स के अंदर प्लेक्सिस थे उसको हमने कहा माइंट्रिक प्लेक्सिस, और जो सब म्यूकोसा के अंदर प्लेक्सिस होंगे उसे हम कहेंगे सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। ठीक है, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई रखते हैं। कोई बात याद रखने वाली नहीं है, सिर्फ एक चीज है, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनके साथ कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, और इसके अंदर जो प्लेक्सिस होते हैं उनको हम सब म्यूकोजल प्लेक्सिस कहते हैं। बस ये 2 चीजें याद रखनी है। म्यूकोजा लास्ट लेयर आ जाती है। म्यूकोजा हमारे पास जी 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से बनी होती है। एक आपके पास मेकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, दूसरे आपके पास लैमिना प्रोप्रिया होता है और मस्कुलरिस म्यूकोजा होता है। ये लास्ट टाइम एनाटॉमी के पेपर में क्वेश्चन आया था, राइट डाउन दी 3 लेयर्स ऑफ म्यूकोजल टिश्यूज। तो सबसे ऊपर म्यूकोजल मेम्ब्रेन है। म्यूकोजल मेम्ब्रेन कॉलमनर एपिथेलियम से बनी होती है। लैमिना प्रोप्रिया होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और मस्कुलरिस म्यूकोसा होता है जो कि स्मूथ मसल्स का बना होता है। ठीक है, और आपने इसमें से कुछ नहीं याद रखना। म्यूकस के ऊपर जो लेयर होती है उसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशल स्पेशल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड जहाँ पे भी होते हैं उनका काम होता है कि उन्होंने सिक्रेशन करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ना वो बेसिकली गोबलेट सेल्स, जिस तरह जिन्होंने लुब्रिकेशन का काम करना होता है या प्रोटेक्शन करनी होती है उनकी, तो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं।
प्लस हमारे पास जो है वो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, अब जो सिक्रीशंस होती हैं वो कहाँ कहाँ से कौन कौन से होती हैं आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पहले ही आता होगा। स्लाइवा जो है वो स्लाइविक ग्लैंड से रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है। इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से। बाइल जो है वो लीवर से रिलीज होता है। और जितना भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है उसके अंदर एंजाइम्स वगैरह आते हैं जो कि फूड की ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पैरासिम्पथेटिक की वेगस नर्व होगी। ठीक है, वेगस नर्व जो होती है वो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई करती है। अगर आप एक और नर्व याद रखना चाहते हैं तो आप सैक्रल नर्व याद रख लें। दो चीजें, वेगस नर्व और हमारे पास सैक्रल नर्व। ठीक है, दो चीजें पैरासिम्पथेटिक सप्लाई करती हैं। और सिंपैथेटिक सप्लाई में हमारे पास यहाँ पे जो प्लेक्सेस हमने पढ़े हैं ना, जितने भी प्लेक्सेस वो सिंपैथेटिक सप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है उसका रिजल्ट क्या आता है, मस्कुलर एक्टिविटी कम हो जाती है और ग्लैंडुलर सिक्रीशन भी कम हो जाती है। ये सिंपैथेटिक का इफेक्ट आता है। इसमें से हमने क्या किया है, इसमें से हमने ये नहीं करना कुछ भी, क्योंकि ये सारा आपको पहले ही आता है। ओके, ये नहीं करना, सिर्फ नर्व सप्लाई में आपने याद रखना है पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई होती है वेगस नर्व और सैक्रल नर्व करती है, और जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है वो प्लेक्सस करते हैं, बस। तो हमने ये जो पढ़ा, एक दफा हम इसको रिवाइज कर लें। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इसकी 4 लेयर्स ऑफ टिश्यूज होती हैं। ठीक है, वो जो 4 लेयर्स थी उनको हमने और भी करना शुरू किया। पेरिटोनियम क्या होता है, पेरिटोनियम की 2 लेयर्स के नाम पड़े, पैराइटल और विसरल। ठीक है, ये जो दोनों लेयर्स होते हैं इनके दरमियान सीरस फ्लूइड भी होता है, ये पढ़ा। उसके बाद आपने ये 4 ऑर्गन्स पढ़ लिए, कौन ऊपर से आता है, कौन अंदर से आता है, कौन नीचे से आता है। मसल लेयर जो होती है उनके अंदर 2 तरह के मसल्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर स्फिंक्टर्स होते हैं, उनके अंदर पेरिस्टोलिसिस का मैकेनिज्म होता है, वेल्स होते हैं। इसके बाद सबम्यूकोजा के बारे में हमने पढ़ा। सबम्यूकोजा प्लेक्सेस होते हैं अंदर। म्यूकोजा की 3 जो लेयर्स हैं उनके नाम पढ़े, म्यूकस मेम्ब्रेन, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोजा। म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, कोलमनर एपिथेलियम है। ठीक है, और हमने इनकी नर्व सप्लाई पढ़ी। पैरासिम्पथेटिक में हमारे पास वेगस नर्व है, और जो सिंपैथेटिक है उसमें आपके पास जो है वो प्लेक्सिस आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास अगर आप और उनकी इफेक्ट्स बताना चाहें तो वो लिखें। जब माउथ में हमारे पास क्या लिखा है, माउथ में हमने स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ करना है, फंक्शन ऑफ द टंग है, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द टीथ है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास ये माउथ की कैविटीज आ जाती हैं। ये तो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी के हिसाब से, कि माउथ जो होता है वो एंटीरियरली बाय लिप्स, मतलब माउथ के आगे वाली साइड पे क्या लिप्स हैं, पीछे वाली साइड पे ओरोफेरिंक्स आता है, पीछे वाली साइड पे लेटरली हमारे पास जो होते हैं वो मसल्स ऑफ द चीक्स आते हैं, लेटरल साइड पे जो है ना हमारे चीक्स हैं। और सुपीरियर ऊपर वाली साइड पे आपके पास यहाँ पे हार्ड पैलेट है जी, सॉफ्ट पैलेट है। और इंफीरियर साइड पे आपके पास ये टंग आ जाती है। या सुपीरियर साइड पे जो सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट आ जाता है। इंफीरियर साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टांगे आ जाती है, साइड्स पे चीक्स आ जाती हैं, पोस्टीरियर पीछे वाली साइड पे ओरोफेरिंक्स है, और आगे वाली साइड पे लिप्स हैं। अरेंजमेंट समझ आ गई। आगे वाली साइड पे क्या है, लिप्स। पीछे वाली साइड पे क्या है, ओरोफेरिंक्स। ऊपर वाली साइड पे क्या है, सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट। नीचे वाली साइड पे क्या है, हमारे पास टंग आ जाती है, और जो लेटल साइड है ना वहाँ पे मसालों के चीक्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी अरेंजमेंट हो जाती है। उसके बाद ओरल कैविटी इज लाइन विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ओरल कैविटी जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ लाइन होती है सारी। और इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है तो मतलब ये थोड़ी सी सिक्रीशन वगैरह भी, ग्लैंड्स वगैरह होंगे जो कि सिक्रीट करेंगे म्यूकस वगैरह। और जो पार्ट ऑफ द माउथ बिटवीन द गम्स एंड द चीक्स उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, जो माउथ का पार्ट होता है कहाँ पे, गम्स, ये जो हमारे गम्स हैं ऊपर, गम्स के दरमियान में, एंड चीक्स, चीक्स और गम्स के दरमियान में जो पार्ट है उसको आप वेस्टिब्यूल कहते हो, और जो बाकी सारी अंदर वाली चीज होती है उसको आप कहते हो ओरल कैविटी। ठीक है, बस वो वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा आपके पास क्या रहता है, ओरल कैविटी आ जाता है, वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी। यहाँ पे मैं वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी, तो ये हमारे पास जो है ना हमने पढ़ा था कि जो पार्ट ऑफ द माउथ बिटवीन द गम्स एंड द चीक्स इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें ना वेस्टिब्यूल को किस तरह से है, ये हमारे पास वेस्टिब्यूल है, गम्स एंड चीक्स के दरमियान वाली जो स्पेस है। और जो रिमेनिंग इंटीरियर पार्ट होता है वो आप बढ़ा के वो हमारे पास ओरल कैविटी है। ठीक है,
और जो रिमाइंडर ऑफ द इंटीरियर है वो सारा ओरल कैविटी है। तो अगर आपको वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी का पूछा भी जाता है तो आपको बताना चाहिए कि जो गम एंड चीक्स के दरमियान स्पेस है वो वेस्टिब्यूल है, और बाकी इंटीरियर सरफेस जो है वो सारी आपके पास ओरल कैविटी हम उसे कहते हैं। तो उसके बाद आपके पास आता है कि जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द चीक्स एंड लिप्स इज रिफ्लेक्टेड ऑन टू द गम्स और एल्वियोलर रिजेस। यहाँ पे मैंने क्या किया ना, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं ना वो साइड्स पे एल्वियोलर रिजेस भी बनाती है। पैलेट में हमारे पास सॉफ्ट पैलेट आता है, हार्ड पैलेट आता है। हार्ड पैलेट जो होता है आपके पास मैक्सिला से बनता है जी, ठीक है। मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स, ये दो हेम और पी दोनों मिला के क्या बनाते हैं, हार्ड पैलेट। और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो हमारे पास मस्कुलर होता है, ठीक है, वो डाउनवर्ड जाता है सॉफ्ट पैलेट, फेरेंक्स के साथ नीचे को जो है ना वो चला जाता है, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। दो तरह के पैलेट होते हैं, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट। जब पैलेट हमने पढ़ा, पैलेट में आपके पास क्या आ गया, हार्ड पैलेट आ गया, ठीक है, और सॉफ्ट पैलेट आ गया। हार्ड पैलेट हमने पढ़ लिया कि जो मैक्सिला से बनता है और पैलेटाइन बोन से बनता है, ठीक है। और जो हमारे पास सॉफ्ट पैलेट होता है वो आपके पास मस्कुलर होता है और वो जाता है कहाँ पे, पीछे फेरेंक्स की तरफ चला जाता है। बस ये चीजें याद रखनी है इसके अंदर। उसके बाद आपके पास होता है वल्वा, जिसे युल्वा भी कहते हैं, वल्वा भी कहते हैं, ठीक है। ये वल्वा इधर डायग्राम के अंदर बना है वल्वा। ये इस तरह करके ये जो लटका नहीं होता, जिसको उर्दू में कुछ लोग कव्वा भी कहते हैं, इसको हम वल्वा कहते हैं। ये कर्व्ड फोल्ड ऑफ मसल होता है कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिडल ऑफ द फ्री बॉर्डर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। मतलब जो सॉफ्ट पैलेट होता है ना ऊपर, उसका जो मिडल, उसके मिड से जो है ना ये हैंग होता है, और ये क्या म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड होता है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड होता है, और सॉफ्ट जो पैलेट होता है उससे जो है ना ये हैंग होता है, उससे जो है वो नीचे 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 की तरफ जो है ना वो मूव करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ना तो यहाँ से उन्होंने क्या है कि ये जी आपके पास आता है पासिंग फ्रॉम एज साइड, वल्वा की ही बात हो रही है कि वल्वा जो होता है वो कर्व्ड फोल्ड ऑफ मसल है कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन चेंजिंग डाउन फ्रॉम द मिडल ऑफ द फ्री बॉर्डर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द वल्वा, वल्वा के जो अपर एंड होता है ना वहां से अगर हम स्टार्ट करें तो फोर फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, टू पासिंग डाउनवर्ड एट ईच साइड। ये डायग्राम में बनाए होंगे उन्होंने। टू टू जो होते हैं वो क्या करते हैं, साइड से गुजरे होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेनियस आर्क बनाते हैं। द पोस्टीरियर फोल्ड्स ऑन ईच साइड आर प्लेटोफ्रेंजियल आर्चेस, और जो इंटीरियर फोल्ड होते हैं उसे हम कहते हैं प्लेटो ग्लोसल आर्चेस, ठीक है। हमने बोला दो तरह के मतलब जो होते हैं ना वो पास आउट करते हैं कहाँ से, म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो ना ओरिजिनेट अल्वा से ओरिजिनेट होने के बाद चार फोल्ड जो होते हैं ना म्यूकस मेम्ब्रेन के बनते हैं। दो जो होते हैं वो पोस्टीरियर साइड पे होते हैं और दो जो होते हैं वो एंटीरियर साइड पे होते हैं, ठीक है। जो पोस्टीरियर साइड पे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेटोफ्रेंजियल आर्चेस, और जो इंटीरियर साइड पे होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लेटोग्लोसल आर्चेस। ठीक है, दो तरह की आर्च बनती है, एक पोस्टीरियर साइड पे बनेगी और एक इंटीरियर साइड पे बनेगी। On each side between the arches there is a collection of lymphoid tissue जिसे हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो दो तरह की आर्च बनती है ना इनके दरमियान थोड़ी सी lymphoid टिश्यू होता है जिसे हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये पेज थोड़ा सा मुश्किल था। ये प्लेटोफ्रेंजियल आर्चीज हैं, ये वाली प्लेटोफ्रेंजियल आर्चीज, और ये प्लेटोग्लोसल आर्चीज हैं, ठीक है। ये वाली प्लेटोग्लोसल आर्चीज और ये वाली जो है ना वो प्लेटोफ्रेंजियल आर्चीज। दो तरह की आर्च बने, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर है और एक पोस्टीरियर है। एंटीरियर वाली को हमने कह दिया प्लेटोग्लोसल, और जो पोस्टीरियर वाली थी उसे प्लेटोफ्रेंजियल, ठीक है। यहाँ पे अगर बड़ा करके देखें ना, ये हमारे पास है एंटीरियर आर्च, एंटीरियर आर्च ये बन रही है, ठीक है, अंटीरियर साइड पे, आगे वाली साइड पे। और ये जो है ना ये आपके पास बन रही है पीछे वाली साइड पे। जो एंटीरियर साइड पे आर्च बनती है ना यहाँ से, ये वल्वा से, तो उसको हम कहते हैं प्लेटोग्लोसल आर्च, और जो पोस्टीरियर साइड पे बनती है ना उसे हम कहते हैं प्लेटोफिंजियल आर्च, ठीक है। ये प्लेटोग्लोसल प्लेटोफिंजियल का भी आर्च है। अब हमने यहाँ से क्या, इस पेज से क्या पढ़ा था, ये कि हमने माउथ की या ओरल कैविटी की वो सराउंडिंग्स पढ़ ली थी कि एंटीरियर साइड पे क्या, पोस्टीरियर लेटरल साइड पे क्या होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ लाइन होती है, उसके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। बस उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके अंदर वेस्टिब्यूल होता है और ओरल कैविटी, क्या इनमें डिफरेंस है। इनके अंदर हमारे पास पैलेट होता है जिसमें सॉफ्ट पैलेट भी होता है, हार्ड पैलेट भी होता है, ठीक है। वल्वा क्या होता है, और उसकी जो है ना दो तरह की जो आर्च होती हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्लेटोफेरेंजियल और प्लेटोग्लोसल। उनके दरमियान में क्या होता है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं। बस इतना ही पढ़ना था इसमें से। अगर टंग आ जाती है, टंग हमारे पास कंपोज ऑफ वॉलेंट्री मसल्स,
ठीक है, मसल्स होते हैं, टंग जो होते हैं वो मसल्स मस्कुलर होती है, मसल्स की बनी होती है। इनकी बेस हायोइड बोन होती है, टंग के पीछे ना हायोइड बोन होती है जिसके साथ वो अटैच होती है। ठीक है, हायोइड बोन का नाम याद रखना है। अब अब जो है ना ये मिकस ब्रेन के साथ ये फ्रेनुलम बना हुआ है, ये जो दरमियान में करके अगर हम अक्सर अपनी टांग उठाते हैं ना, तो दरमियान में करके ना एक लाइन नजर आती है, इसे हम फ्रेनुलम कहते हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लाइन होती है जो कि टंग को अटैच करके रखती है माउथ के फ्लोर के साथ। ठीक है, ये जो फ्रेनुलम है यहाँ पे भी अगर क्लियर नजर देखना है तो फ्रेनुलम जो है ना वो क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे, कि ना ये जो टंग के मिड में करके एक लंबी सी लाइन होती है, ये बेसिकली हमारी टंग को बेस ऑफ द माउथ के साथ कनेक्ट करती है, इसे हम कहते हैं फ्रेनुलम। जो सुपीरियर सरफेस होती है उसके अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर पेपिला होते हैं, पेपिला छोटी छोटी प्रोजेक्शंस को कहते हैं। ठीक है, और इनके अंदर कुछ सिक्रीशन वाले भी होते हैं, टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं, ये तो हमें पता ही है। जो चीज हमने याद रखनी है वो क्या है, टंग हमारे पास वॉलेंट्री मसल से मिलके बनी है। ठीक है, और इसके बेस जो होती है वो हायोइड बोन के साथ कनेक्ट होती है। दूसरी बात, तीसरी बात, इसके अंदर फ्रेनुलम होता है जो कि इसको बेस के साथ कनेक्ट रखता है। चौथी बात, इसके अंदर हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं। पांचवी बात, इसके अंदर आपके पास डक्ट्स होती हैं, और जो है ना वो टेस्ट बर्ड्स वगैरह जो होते हैं इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और हम कहते हैं कि जो स्ट्रोंगेस्ट मसल है ना हमारी बॉडी के अंदर वो हमारे पास टंग है। ठीक है, ब्लड सप्लाई हमारे पास जो टंग को करती है ना वो लिंगुअल लिंगुअल हमने आर्टरी पढ़ी थी, जो कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच थी, वो बेसिकली हमारे पास टंग को जो है वो सप्लाई करती है। और लिंगुअल वेन होती है जो कि इसकी वीनस सप्लाई लेकर आती है। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो टंग को जो नर्व सप्लाई करती है वो हाइपोग्लोसल नर्व होती है। ठीक है, जो कि 12th क्लेनियन नर्व है वो हमारे पास टंग को सप्लाई करती है। इसके अलावा मैंडिबुलर नर्व की लिंगुअल ब्रांच जो होती है वो भी इसको सप्लाई करती है। और फेशियल और ग्लोसोफरेंजियल नर्व, ये 7th और 9th क्रेनियल नर्व है, ये भी टेस्ट के लिए होती हैं, तो ये भी बेसिकली टंग को सप्लाई कर रही थी। टंग के फंक्शंस क्या होते हैं, जस्ट नाम याद करने हैं, च्यूइंग है, स्वेलिंग है, स्पीच है, टेस्ट है, बस। ठीक है, टंग आपके पास खत्म हो गया, आगे आपके पास टीथ स्टार्ट हो जाता है। टीथ जो होते हैं वो कहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, सॉकेट्स के अंदर, यानी जो मैंडिबल मैक्सिला हमारा ऊपर और नीचे वाला पोर्शन होता है उसके अंदर टीथ एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, बेबीज जो होते हैं उनके पास डेंटिशंस होते हैं, टूथ सेट्स, यानी इनको हम टेम्पररी या डिसीडियस टीथ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद परमानेंट टीथ बनते हैं। एट बर्थ द टीथ ऑफ बोथ डेंटिशन आर प्रेजेंट, कुछ भी नहीं याद करना है इसमें से, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज याद करने वाली आगे आती है। देयर आर 20 टेम्पररी टीथ। ठीक है, 10 ही नीचे, 10 ऊपर होते हैं, 10 नीचे, 20 टेम्पररी टीथ्स होते हैं। ठीक है, और वो 6 माह की उम्र में जो है वो इरेप्ट होते हैं, और 24 मंथ्स की एज में, यानी 2 साल का जब बच्चा होता है तो सारे टेम्पररी टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बाद में क्या होता है, 6 साल के बाद जो टेम्पररी टीथ होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और परमानेंट टीथ आ जाते हैं। और 32 परमानेंट टीथ्स आते हैं, 21 साल तक 32 परमानेंट टीथ्स आ जाते हैं। पढ़ा क्या हमने, टीथ में हमने ये पढ़ा है कि टीथ जो होते हैं ना वो जब बच्चा छोटा होता है टेम्पररी होते हैं, बड़ा होता है तो परमानेंट हो जाते हैं। टेम्पररी टीथ जो होते हैं ना वो 20 होते हैं, हर जाम में 10-10 होते हैं। और जब वो 7 साल की उम्र का होता है तो जो टेम्पररी टीथ होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, उसकी जगह परमानेंट टीथ आते हैं, और परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 आते हैं। ठीक है जी, फंक्शन ऑफ टीथ आपको पता ही है, टीथ का फंक्शन क्या होता है, उन्होंने बाइटिंग करनी होती है। ठीक है, प्री मोलर होते हैं, मोलर होते हैं जो कि ग्राइंडिंग वगैरह के लिए, च्यूइंग वगैरह के लिए होते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दें। आगे आपके पास आता है जो स्ट्रक्चर है टीथ का। स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ में देखिए, सबसे पहले क्राउन है। क्राउन जो होता है वो उन्होंने ऊपर शायद बनाया हुआ, नीचे ये क्राउन है। ये जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन है, ये हमारे पास क्राउन है, ऊपर वाला पोर्शन, और जो नीचे वाली है वो सारी इसकी रूट होती है। क्राउन हमें बाहर नजर आ रहा होता है, रूट हमें नजर नहीं आ रही होती है। ठीक है, और क्राउन हो गया, रूट होगी, यानी दो तरह के इसके कह लो मेन पार्ट्स हैं। क्राउन जो कि गम से ऊपर होती है, और जो गम के अंदर बोन के नीचे एम्बेडेड इन दी बोन होती है वो हमारे पास क्या होती है, रूट होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में आगे नेक। अब इसकी एक नेक भी है भाई, जो दरमियान वाला पार्ट होगा वो इसकी क्या कहलाएगी, वो इसकी नेक होगी, यानी इन दोनों के दरमियान में जो होगी वो उसकी नेक होगी। इन द सेंटर ऑफ द टूथ द पल्प कैविटी कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स। ठीक है, सराउंडिंग दिस हार्ड आइवरी लाइक सब्सटेंस कॉल्ड टाइम। वो कहते हैं कि इसके अंदर ना आपके पास ये जो टीथ है इसके अंदर देखें, ये आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रही है, ब्लड सप्लाई नजर आ रही है,
ठीक है, ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, नर्व्स नजर आ रही हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व्स भी होती हैं। और ये जो साइडों पे ये ब्लैक ब्लैक टिश्यू नजर आ रहा है ना आपको, जिसकी वजह से ये टीथ हार्ड होता है, यहाँ पे ये देखेंगे आपको ये नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं डेंटाइन। ठीक है, ये क्या देता है, दांत को स्ट्रेंथ देता है, दांत को थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये होता है डेंटाइन, डेंटाइन सब्सटेंस। ठीक है, ये सब्सटेंस होता है। अच्छा, डेंटाइन की ना मजे की बात यह है कि जो डेंटाइन होता है वो अपने बाहर एक स्ट्रॉन्ग सरफेस बनाता है ऊपर से। डेंटाइन के ऊपर जो है ना वो जो चीज ग्रो करते हैं उसे हम कहते हैं इनेमल। ठीक है, डेंटाइन के ऊपर क्या चीज होती है, इनेमल होती है। इनेमल भी एक हार्ड सब्सटेंस होता है। रूट ऑफ द टूथ ऑन द अदर हैंड इज कवर्ड विद a substance resembling bone called cementum। जो हमारे पास रूट होती है, जो हमारे पास ऊपर वाली थी क्राउन था, क्राउन के ऊपर जो डेंटाइन के ऊपर वाली सरफेस थी उसे इनेमल कहते हैं। जबकि रूट के अंदर जो डेंटाइन के ऊपर वाली सरफेस होती है उसे क्या कहते हैं, सीमेंटम। ठीक है, दो चीजों का डिफरेंस है। और विच सिक्योर द टूथ इन इट्स सॉकेट। ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स पास होती हैं जी। ब्लड सप्लाई कौन करता है, मैक्सिलरी आर्टरीज करती हैं। ठीक है, और जो हमारे पास मैक्सिलरी वेन्स होंगी, ठीक है, वो हमारे पास वेनस सप्लाई करेंगी। नर्व सप्लाई आपके पास मैक्सिलरी नर्व करती हैं और मैंडिबुलर नर्व्स करती हैं। ठीक है, ये हमारे पास नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई कौन करती है, मैक्सिलरी आर्टरीज, मैक्सिलरी वेन्स। नर्व सप्लाई मैक्सिलरी नर्व्स करती हैं। सिंपल मैक्सिलरी के नाम से ही याद रखना है बस। अब हमने इस वाले में क्या पढ़ा, यहाँ पे ये पीछे वाला पेज करेंगे अगर आप तो आपको नजर आएगा। हमने पढ़ा जी टीथ के स्ट्रक्चर में, क्योंकि ऊपर से तो बहुत अनइम्पोर्टेंट सा था, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें थी। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में हमने पढ़ा, एक हमारे पास क्राउन होता है जो बाहर वाला पार्ट होता है, एक हमारे पास रूट होती है जो अंदर एम्बेडेड होती है। ठीक है, और दरमियान में उसकी नेक होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो रूट जो टीथ होता है उसके दरमियान में पल्प कैविटी होती है। पल्प कैविटी के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं और नर्व्स भी होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो डेंटाइन क्या होता है, डेंटाइन हमारे पास एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिसने पल्प कैविटी के इर्द गिर्द सराउंड किया होता है सारा। ठीक है, अब डेंटाइन जो बाहिर बाहिर होता है, ठीक है, जो क्राउन का डेंटाइन है उसके बाहर जो हार्ड लेयर बनती है उसे हम इनेमल कहते हैं, और जो रूट का डेंटाइन है उसके बाहर जो लेयर बनती है उसे हम सीमेंटम कहते हैं। ठीक है, सीमेंटम कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने इसकी ब्लड सप्लाई पढ़ ली। मैक्सिलरी आर्टरीज होती हैं जो इसको सप्लाई करती हैं, मैक्सिलरी वेन्स होती हैं, और जो नर्व सप्लाई है वो इसकी मैक्सिलरी नर्व के थ्रू ही आप कह लें सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है टीथ का। उसके बाद आपके पास स्लाइवरी ग्लैंड रहते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड सिंपल सी बात है, इसमें से कुछ भी नहीं याद रखना, सिर्फ क्या याद रखना है, स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं वो कितनी तरह के हैं, तीन तरह के हैं, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ठीक है, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये चीज याद रख ली। पेरोटिड, इनकी लोकेशन याद रखनी है, डायग्राम के थ्रू याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप अगर ढूंढेंगे कि हमारे पास पेरोटिड, सबलिंगुअल और सब पेरोटिड ग्लैंड देखें, सबसे पहले हमारे पास पेरोटिड है। पेरोटिड के लिखे बाद दे आर सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस। पेरोटिड जो होते हैं ना वो हर फेस के एक एक साइड पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जस्ट बिलो द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, मतलब जो हमारे पास कान की वो जो होती है ना रोटरी कैनाल, उसके नीचे जो है ना ये लोकेटेड होते हैं। ईच ग्लैंड हैज अ पेरोटिड डक्ट, हर ग्लैंड के पास एक पेरोटिड डक्ट होती है, और जो कि माउथ के अंदर जो है वो जाके ओपन हो रही होती है। ठीक है, और किस लेवल पे ओपन होती है, सेकंड मोलर टीथ के पास जाके ओपन होती है। कुछ भी नहीं याद रखना, बस हमने याद रखना है पेरोटिड ग्लैंड होता है। पेरोटिड ग्लैंड जो होता है दोनों साइडों पे होता है कान के, ठीक है, दोनों साइड्स पे कान के नीचे होता है। और इसके अंदर पेरोटिड डक्ट होती है जो कि माउथ के अंदर जाके ओपन होती है ऑलमोस्ट सेकंड मोलर टीथ के लेवल पे जाके। सब मैंडिबुलर को देखें तो सब मैंडिबुलर आपके पास जी ये भी फेस के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होता है एट द एंगल ऑफ द जॉ। ठीक है, ये देखिए सब मैंडिबुलर, ये सब मैंडिबुलर है एट द एंगल ऑफ द जॉ। ये सब मैंडिबुलर है एट द एंगल ऑफ द जॉ। और इसका क्या है, दे हैव न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स, इनकी मतलब काफी ज्यादा स्मॉल डक्ट्स होते हैं जो कि माउथ के अंदर ओपन होते हैं। कुछ भी याद करने वाला नहीं है। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल की बात हम करें तो ये फ्लोर ऑफ द माउथ पे प्रेजेंट होते हैं, ये वाले ग्लैंड्स होते हैं वो माउथ के फ्लोर पे। ठीक है, दे हैव न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स जो कि फ्लोर के, कुछ भी ये भी बिल्कुल भी याद करने वाला नहीं है। ये सबलिंगुअल है आपके पास, और ये हमारे पास फ्लोर ऑफ द माउथ पे, सिर्फ पोजीशन याद रखनी है। पेरोटिड कान के नीचे, ठीक है, सबमैंडिबुलर हमारे पास एंगल ऑफ द जॉ के पास, और सबलिंगुअल फ्लोर ऑफ द माउथ के ऊपर। बस ये चीज याद रखनी है तीनों के अंदर।
ठीक है, कैरोटिड कान के पास, सब मैंडिबुलर एंगल ऑफ द जॉ के पास, और सबलिंगुअल जो होते हैं वो हमारे पास फ्लोर ऑफ द माउथ पे, और इनकी डक्ट भी फ्लोर ऑफ द माउथ पे ओपन होती है। कैरोटिड की जो डक्ट होती है वो सेकंड अपर मोलर टीथ पे ओपन होती है, और जो सब मैंडिबुलर की डक्ट होती है वो टंग की जो फ्रेनुलम हमने पढ़ी थी वहां पे ओपन होती है। तीनों की हमने पढ़ ली, ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं और उनकी डक्ट्स कहाँ कहाँ से ओपन होती हैं। अब ये उन्होंने ना स्ट्रक्चर बताया हुआ है इसका, थोड़ा सा स्लाइवरी ग्लैंड का ना छोटा सा स्ट्रक्चर है बस। दीज ग्लैंड्स आर सराउंडेड बाय फिब्रिस कैप्सूल। ये यहाँ पे ये देखो, ये फिब्रिस कैप्सूल उन्होंने दिखाया हुआ, ये कैप्सूल है। ये क्या कैप्सूल होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ न्यू नंबर ऑफ लोब्यूल्स। लोब्यूल्स होते हैं जो कि स्मॉल एक्ने लाइंड विद सिक्रीटरी सेल्स। अब ये हमारे पास ये इन्होंने बनाए हुए हैं सिक्रीटरी सेल्स, ये आपके पास एक्ने है, ये जो एक फूल बना हुआ है ना, एक फूल को हम एक्ने कहते हैं, ठीक है। ये डक्टलेस होती है, इनके अंदर सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। ये एक एक्ने है, ये हमारे पास एक कह लो कि एक ग्लैंड है, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड को इनलार्ज किया हुआ है, इसके अंदर एक्ने। एक्ने मतलब एक फूल, एक कह लो कि वो प्रेजेंट है, इसके अंदर सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रेशन कहते हैं। ब्लड सप्लाई अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसकी ब्लड सप्लाई जो होती है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और अगर हम वेन्स भी देखें तो हमारे पास वही एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स के थ्रू पुरानी वाली इसकी सिक्री वो होती है। स्लाइवा की कंपोजिशन आपके पास क्या आती है, स्लाइवा हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड से जो है वो स्लाइवा रिलीज होता है, ठीक है, ओरल कैविटी से। इसकी कंपोजिशन यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब तकरीबन 1.5 लीटर सलाइवा हम रिलीज करते हैं। और इसकी कंपोजिशन में आता है कि इसके अंदर वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट्स होता है, स्लाइवरी एमाइलेज होता है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, लाइसोसोम है, ये सारा कुछ सिक्रीट करते हैं सलाइवा, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ सलाइवा जो होती है वो कंट्रोल कैसे होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है उसकी वजह से इसकी सिक्रेशन लो कंटेंट में होती है, सिंपैथेटिक होता है तो फिर ज्यादा सलाइवा रिलीज होता है, बस ये है पढ़ना इसमें से। फंक्शन ऑफ सलाइवा में सिर्फ नाम कर लें, केमिकल डाइजेशन करते हैं पॉलीसेकेराइड की, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम होता है अमाइलेज, जिसकी पीएच होती है वो हमारे पास 6.8 होती है। तो ये क्या करता है, हमारे पास केमिकल डाइजेशन करता है पॉलीसेकेराइड्स की। इसके अलावा सलाइवा जो होता है वो फूड को लुब्रिकेट करता है, जब बोलस बनता है तो उसको लुब्रिकेशन का काम जो होता है वो सलाइवा करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है लुब्रिकेशन हो गया, उसके बाद आता है कि क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द माउथ, यानी मुंह को गीला गीला रखता है ये, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में, क्योंकि इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इस वजह से ये हमारे पास कह लो कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में भी अपना रोल प्ले करते हैं। और लास्ट पे टेस्ट होता है कि सलाइवा की वजह से आपको टेस्ट आता है, सलाइवा ना हो तो फिर आपके पास जो है ना वो टेस्ट बर्ड्स आपके काम नहीं करते, तो टेस्ट होता है वो नहीं आता, ठीक है। ये हमारे पास इसके कह लो फंक्शन सलाइवा के नाम नाम याद कर लेने, हम दूसरे बुद्धि जो नाम हमारे पास पढ़ा जाएगा फिर। नेक्स्ट हमारे पास फेरेंक्स आ जाता है। फेरेंक्स में स्ट्रक्चर ऑफ द फेरेंक्स इंपॉर्टेंट है। Pharynx is divided for descriptive purpose into three parts: nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी पड़ा है, और नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेशन में, ओरोफेरिंक्स लेरिंजोफेरिंक्स जो है ना ये दोनों रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। नेजोफेरिंक्स सिर्फ हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए है, और जो नीचे वाले दो हैं यानी ओरोफेरिंक्स और लेरिंजोफेरिंक्स ये रेस्पिरेशन का काम भी करते हैं और डाइजेशन का काम भी करते हैं। अब इसकी लेयर्स आ जाते हैं, एनाटॉमी जो पढ़नी है तो फिर वॉल ऑफ द फेरेंक्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। म्यूकोजा सबसे ऊपर वाली स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होगी। मिडल लेयर जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वहाँ के पास मसल्स की बनी होती है। म्यूकोजा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की, मिडल लेयर कनेक्टिव टिश्यू की, उसके अंदर मिडल लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स नर्व्स वगैरह सारी कुछ होगी, और जो आउटर लेयर होगी वहाँ के पास मसल्स की बनी होगी, ठीक है, जो कि स्वेलिंग में रोल प्ले करते हैं। ब्लड सप्लाई हमारे पास फेशियल आर्टरीज के थ्रू जाती है, और फेशियल वेन इसकी ब्लड सप्लाई करती है। और नर्व सप्लाई हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, ग्लोसोफिरिंजियल नर्व जो होती है वो में मोस्टली सप्लाई करती है बस। फेरेंक्स का हमने इतना ही याद रखना है। फेरेंक्स का हमने क्या पढ़ा है, ओरोफेरेंक्स होता है, लेरिंजोफेरेंक्स होता है, और नेजोफेरेंक्स होता है, ठीक है। नेजोफेरेंक्स हमारे पास रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट है, और लेरिंजो दोनों के लिए। इसके बाद हमने 3 लेयर्स पढ़ी हैं इसकी। अपर लेयर जो होती है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी है, मिडिल लेयर कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, आउटर लेयर जो है वो इन्वॉलंटरी मसल्स की बनी है। ब्लड सप्लाई पढ़ ली हमने। ब्लड सप्लाई किस किस की होती है, फेशियल आर्टरीज, और नर्व सप्लाई जो है वो सिंपैथेटिक सप्लाई की होती है। आगे इसोफेगस
ईसोफेगस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ईसोफेगस में क्या आता है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी क्या है, डायमीटर पे है। और ये जी बिहाइंड द ट्रैकिया आपको मिलेगा, बिहाइंड द ट्रैकिया फेनेक्स के नीचे आ रहा होता है ईसोफेगस। और ईसोफेगस के बाद हमारे पास आगे स्टमक आ जाता है। ठीक है, it passes between the muscle fibers of the diaphragm between central tendon at the level of 10th thoracic vertebra. Immediately, the esophagus has passed through the diaphragm, curves upward before opening into the stomach. The shape angle is believed to be one of the factors that prevent the regurgitation of the gastric content. मतलब वो कहते हैं कि यहाँ से देखेंगे ना, अगर आप इसोफेगस जब नीचे आ रहा होता है ना, इसोफेगस इस तरह से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ से इसका कोई इस तरह का लग रहा है सिस्टम रखा हुआ है कि इस तरह जाके फिर ऊपर को होता है, फिर स्टमक बनता है हमारा। तो ये जो इसकी शेप होती है ना, कि इसने इस तरह जाके थोड़ा सा कर्व होना है ऊपर को, ये बेसिकली एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जो फ्लूइड होता है ना, सारा फ्लूइड और फूड वगैरह वो बाहर को ना आए। ठीक है, ये बस लिखा हुआ है। शार्प एंगल इज मतलब प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। स्फिंक्टर्स होते हैं, हमें पता है एसोफेगस के अंदर स्फिंक्टर्स होते हैं, क्रिकोफेरेंजियल या अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। पहला जो स्फिंक्टर है वो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अंडरलाइन चीजें सिर्फ ये याद करनी है। अपर क्रिको अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको हम क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर कहते हैं, ये हमारे पास प्रिवेंट करता है कि चीज को के एयर जो है ना वो पास कितनी हो रही है एसोफेगस के अंदर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, और जो कार्डिक या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, वो एसिडिक रिफ्लेक्स को जो है वो हमारा प्रिवेंट करता है। इसके अंदर वो कहते हैं कि देयर इज नो थिकनिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स, कोई थिकनिंग नहीं होती है, फिजियोलॉजिकली होते हैं सारे। Lower esophageal sphincter increases. There is an added pinching effect by contracting muscle fibers. स्ट्रक्चर ऑफ द esophagus के ऊपर आ जाए, 4 लेयर्स हैं इसके भी। ठीक है, जो आउटर लेयर है हमारे पास वो एडवेंटिशिया है, इसके अंदर इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू होते हैं। जो हमारे पास थर्ड लेयर होती है वो प्रोक्सिमल थर्ड इज लाइनिंग विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, डिस्टल थर्ड बाय कॉलमनर एपिथेलियम, मिडिल जो होती है वो हमारे पास लैंड बाय मिक्सचर ऑफ द टू। ये उन्होंने 4 लेयर्स बताई हैं हमें, फाइबर्स टिश्यू की होती है। ठीक है, प्रॉक्सिमल थर्ड जो है वो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्किन की होती है, डिस्टल थर्ड कॉलमनर एपिथेलियम की होती है, मिडल थर्ड इन दोनों का मिक्सचर ही होती है जी। ब्लड सप्लाई में आर्टीरियल सप्लाई होती है, जो कि थोरेसिक रीजन को हमारे पास इसोफेजियल आर्टरी, इसोफेगस है तो इसोफेजियल आर्टरी सप्लाई करेगी, जाहिर सी बात है। और हमारे पास जो वेन यहाँ पे वेनस ड्रेनेज है वो एजाइगस और हेमीजाइगस, हमने पढ़ा था, एजाइगस वेन हेमीजाइगस वेन, वो इसको इसकी वेनस सप्लाई करती है। फंक्शन क्या होता है, माउथ फेरेंक्स इसोफेगस दोनों का इकट्ठा ही बता दिया मैंने। फॉर्मेशन ऑफ बोलस, बोलस क्या होता है, वो जो फूड बनता है ना पूरा मिक्स होके सॉफ्ट मैश जो बनता है उसे हम बोलस कहते हैं। बोलस की मूवमेंट करवाना, स्वेलोइंग करवाना, डी डिग्लूटिशन। ठीक है, स्वेलिंग के भी आगे से मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं कि सबसे पहले ओरल स्टेज होती है, जिसमें क्या होता है कि जो माउथ हम क्लोज करते हैं, जो टंग के मसल्स होते हैं वो हमारे बोलस को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, ये ओरल स्टेज है। फिरेंजियल स्टेज है, जिसमें हम जो हमारा स्वेलिंग सेंटर होता है मेडुला के अंदर, वो कह लो कि थोड़ा सा स्टिमुलेट होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जितनी स्वेलिंग होती है बेसिकली, ठीक है, और जो फूड होता है वो पीछे को चला जाता है। इसोफेजियल स्टेज आती है, इसोफेजियल स्टेज में क्या आता है, पेरिस्टोलिसिस होती है, फूड इसोफेगस के अंदर से मूव करता है पेरिस्टोलिटिक वेव के थ्रू। और लास्ट पे इसोफेजियल स्टेज में ही जो है ना वो हमारे पास फूड मूव करता करता नीचे को जो है वो चला जाएगा। ओरल स्टेज में हमने पढ़ा जिसमें हमने मुंह बंद किया है और बोलस पीछे की तरफ जा रहा है। फिर अंजियल स्टेज में स्वेलिंग सेंटर एक्टिवेट हुआ, उसने स्वेलो कर लिया। इसोफेजियल स्टेज में वो नीचे नीचे की तरफ जो है ना वो चला गया। ठीक है, तो ये है, इसमें से जो है वो बस याद करना है। फैक्टर्स प्रिवेंटिंग गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स कौन कौन से होते हैं जी, फैक्टर्स जो कि गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। अटैचमेंट ऑफ द स्टमक टू द डायफ्राम, एक्यूट एंगल या इंक्रीज टोन ऑफ द कार्डिक स्फिंक्टर, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ तक यही चीजें जो 3 नंबर से हमने याद करनी है। स्वेलिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, इसोफेगस की जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, इसोफेगस की ब्लड नाउ सप्लाई किसके थ्रू होती है। ठीक है,